शादी के बाद सुधा जब इस शहर में और इस नई कॉलोनी में आई थी तो बेहद खुश हुई थी। अच्छे नए बने क्वार्टर्स, पानी, बिजली, सड़कें, पार्क और निकट ही ज़रूरी चीज़ों का एक छोटा सा बाजार, शहर की दौड़ भाग से दूर और शोर शराबा से मुक्त, प्रदूषण रहित इस कॉलोनी में उसके क्वार्टर्स के सामने ही एक बहुत बड़ी झील थी। झील में चांदनी रात में कुमुदनी के फूल खिलते तो उसे बालकनी से निहारते लगता आसमान से सितारे टूटकर झील में आ गिरे हैं। जानती हो सुधा, मैंने यह कॉलोनी क्यों चुनी? रौनक ने एक दिन हंसकर कहा था। इसीलिए कि यहाँ बेशुमार पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली, न गंदगी, न धूल और न धुआं। सामने ही यह विशाल झील और उसमें किलोल करते तमाम जल पक्षी, बीचों बीच एक बड़ा पार्क जिसमें बच्चों के लिए खेलने के अनेक उपकरण। बच्चे के नाम से ही शर्मा गई थी सुधा। लजाई पलकें रौनक के सामने नहीं उठी तो उसने ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया था। ए सुधा, क्या हुआ तुझे? क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? और क्या उन्हें खेलने के लिए ऐसे पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बालकनी में ये सब मत करिए, आसपास सबको दिखता है। सुधा कुछ परे हटी तो रौनक हंस दिया। देखने दो, भगाकर नहीं लाया, बाकायदा बैंड बाजे लेकर गया था, बारात के साथ ब्याह कर लाया हूँ। अच्छा लगता था सुधा को रौनक का वह पहला पहला प्यार, और जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि भले ही अपनी छोटी बहन नेहा से वह बारंबार हारी हो, पर शादी के मामले में तो वही जीती है। नेहा थी तो छोटी बहन, पर जीतती हमेशा वहीं रही उससे। हर मामले में सुधा उससे हारी, पीछे रही और पराजित, अपमानित हुई। ईश्वर ने नेहा को सकल सूरत अच्छी दी, रंग भी दूध सा मिला, लेकिन सुधा पिता की तरह सांवली थी। बुद्धि में नेहा पिता की तरह तेज और मेधावी निकली, जबकि सुधा माँ की तरह फिसड्डी और बुद्धू थी। जैसे तैसे बीए कर पाई, फिर एमए में प्रवेश जरूर लिया, पर पहले साल ही हिम्मत हारकर परीक्षा देने से मुकर गई। जब नेहा ने विज्ञान गणित जैसे विषय चुने और प्रदेश में स्थान पाया, इंजीनियरिंग में चुनी गई और कंप्यूटर इंजीनियर बनकर बहुत अच्छी कंपनी में 20,000 महीने की नौकरी पा गई। सुधा को अपने शहर में नौकरियों के लाले ही पड़े रहे। छोटे मोटे स्कूलों में इंटरव्यू देने की जैसे तैसे हिम्मत जुटाती तो वहाँ पूछा जाता, कॉन्वेंट से पढ़ी हो, बच्चों को अच्छी अंग्रेजी सिखा सकती हो, 5 मिनट अंग्रेजी में किसी विषय पर बोल कर दिखाओ, और वह चुप रह जाती। घर पर जो भी अच्छे स्मार्ट लड़के भाई के कारण आते, वे नेहा से तो खूब हंसकर मिलते, बतियाते, पर उससे कोई न बोलता। बहुत होता तो दीदी का संबोधन कर नमस्ते कर लेते और नेहा की तरफ मुड़ जाते। शादी के लिए लड़के वाले आते तो उसके मुंह पर ही कह देते, हमें आपकी छोटी लड़की पसंद है, अगर उसका रिश्ता करें तो हम तैयार हैं। अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस करती वह। मन होता आत्महत्या कर ले, कहीं डूब मरे, क्या करेगी ऐसे जीकर, जहाँ उसका कोई चाहने वाला न हो, जहाँ उसकी कोई मांग न हो। माँ भी उससे अक्सर कुढ़ी रहती, उस पर झल्लाती रहती, उसकी कमियां गिनाती रहती। केवल घर में पिता थे जो कभी कभार उसे ढांढस दिलासा बंधाते रहते। रौनक ने पता नहीं कैसे सुधा को पसंद कर लिया, तो माता पिता ने सुधा से पूछना तक जरूरी न समझा कि रौनक उसे पसंद है या नहीं। बस शादी के लिए हाँ कर दी और तैयारियां शुरू हो गईं। समझ लिया कि सुधा का क्या है, वह तो किसी से भी शादी के लिए राजी हो जाएगी, उससे क्या पूछना। जबकि नेहा, वह रोज घोषणा करती, उसे ऐसा वैसा लड़का नहीं चलेगा, जैसा चाहेगी वैसा ही लड़का चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद ही पूछ पाई सुधा रौनक से, एक बात बताएंगे आप? मुझे खुशी है कि तुमने अपनी तरफ से कुछ पूछना तो चाहा। पूछो, अगर मुझे पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा और सच सच बताऊंगा। आपने मुझे क्यों चुना, जबकि आप मेरी तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी, पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए तो लड़कियों की कोई कमी ना होती। रौनक ठहाका लगाकर हंसा। जानती हो सुधा, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मेरे बड़े भाई की ट्रेजेडी शायद तुम्हें नहीं पता। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की से शादी की थी उन्होंने। बड़े घर की इकलौती लड़की थी, दहेज में भी बहुत कुछ मिला था, पर वह साल भर भी हमारे साथ में नहीं रही। किसी के साथ उसका शादी से पहले ही चक्कर चल रहा था। एक दिन अपने सभी गहने और पैसे लेकर उसके साथ गायब हो गई। न उसके परिवार वाले कुछ कर पाए, न हम लोग उसे वापस ला पाए। उसने साफ कह दिया, वह मेरे भाई के साथ किसी कीमत पर नहीं रहेगी। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी, वापस उस बेकार आदमी की पत्नी बनने के जिसे वह पसंद नहीं करती। जब यह बात थी तो उसने शादी क्यों की आपके भाई साहब से? चकित सुधा पूछ बैठी। घर वालों के दबाव और बदनामी के कारण।
बाद में पता चला एबॉर्शन भी कराया गया था उसका। बाप रे, आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। तब से मेरे मन में एक गांठ बन गई है कि सुंदर लड़कियां वफादार नहीं हो सकती। साधारण रंग रूप की लड़कियां अपने पति को बहुत प्यार करती हैं, अच्छी तरह घर परिवार चलाती हैं। और रही व्यक्तित्व निखारने की बात, तो सुधा, जब तुम मेरे साथ मेरे तमाम दोस्तों के घर आओगी जाओगी, पार्टियों में शामिल होगी, सबसे मिलोगी जुलोगी, तो सब सीख समझ जाओगी। और सबसे बड़ी बात सुधा, कोई तुम्हें कभी भगा नहीं ले जाएगा और न तुम्हारा पहले से कहीं कोई चक्कर होगा। मैं आराम से अपनी नौकरी कर सकूंगा तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहकर, हंसते हुए रौनक ने कहा। सुनकर गहरी चोट लगी थी सुधा को। तो वह अपने किन्हीं अन्य गुणों के कारण पसंद नहीं की गई। उसकी पसंदगी वह डर, वह कुंठा है जो बड़े भाई के असफल विवाह का कारण है। वह कभी किसी को नहीं जचेगी, कोई और कभी उस पर डोरे नहीं डालेगा, न उस पर आंख गड़ाएगा। इसीलिए पसंद की गई। उसका कोई पहले से चक्कर नहीं होगा, क्योंकि किसी ने कभी उसे पसंद नहीं किया होगा। नापसंदगी ही पसंदगी का कारण बनी। अपने आप पर रोना आया उसे। खुशी नहीं हुई ये सब जानकर। वह तो समझ रही थी कि अपनी पुष्ट देहाष्टि के कारण, अपने भरे गुदास बदन के मदमाते यौवन के कारण उसे रौनक ने पसंद किया होगा। पर नहीं, वह कारण नहीं था। न उसका शऊर सलीका चुनाव का कारण था, न उसकी शिक्षा दीक्षा, न घर को कुशलता से चलाने का हुनर। उसके ये गुण बेकार थे। कारण कुछ और ही था। कारण था, रौनक अपनी कंपनी के काम से बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकता था। महीने में 20-25 दिन यात्रा पर रह सकता था। निश्चिंत रह सकता था कि जब भी घर वापस लौटेगा, सुधा उसके इंतजार में घर पर ही मिलेगी। वही हमेशा दरवाजा खोलेगी, क्योंकि कोई और उसे कहीं बुसला नहीं ले जाएगा। कैसी घटिया वजह है उनकी शादी की। मन गिर गया था उस दिन से उसका। घर में अपने आप को पत्नी कम एक नौकरानी ज्यादा महसूस करने लगी थी सुधा। हालांकि रौनक की चाहत में कहीं कोई कमी की प्रतीत नहीं होती थी, पर अक्सर पार्टियों में वह देखती रौनक सुंदर लड़कियों और दोस्तों की सुंदर पत्नियों की तरफ तृष्णा भरी निगाहों से ताकने लगते थे। और यह देखकर मन ही मन वह लहूलुहान हो उठती थी। वह मानो नागफनियों पर से घसीट कर ले जाया जा रहा हो उसे, और उनके पैने नुकीले कांटे उसके पोर पोर में चुभते जा रहे हों। जीत उसे तब महसूस हुई जब नेहा के बारे में उसे पता चला कि वह अपनी कंपनी के शादीशुदा बॉस से इश्क कर बैठी है। और वह मोटा थुलथुला प्रेमी, पैसे वाला जरूर है, पर उतना सुंदर और स्मार्ट नहीं जितना कि रौनक। तो उसे बेहद खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार जीतने की खुशी। कहीं गहरे संतोष, गहरी शांति और तृप्ति का एहसास हुआ उसे। आखिर एक बार हरा ही दिया उसने नेहा को। बड़ी बेवकूफ़ निकली तुम्हारी बहन नेहा, रौनक ने एक बार बाहर की यात्रा से वापस आकर बताया उसे। अपनी कंपनी के बॉस को दिल दे बैठी और सरेआम उससे शादी कर ली। बेचारी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई, और उसका उम्र का फासला देखो। बॉस 45 पार का व्यक्ति और वह 25 की। अपने ये पर बाद में पछताएगी देखना। रौनक के स्वर में व्याप्त नेहा के प्रति यह सहानुभूति सुधा को बेहद खली, पर प्रकटता वह चुप ही रही। कुछ देर सोचने के बाद किसी तरह बोली, कहाँ तो कहा करती थी कि वह ऐसे वैसे से शादी नहीं करेगी, और कहाँ उसने ढलती उम्र के प्रौढ़ पति को चुना, और वह भी शादीशुदा बाल बच्चों वाला। बात हंसी में ही कही थी रौनक ने, पर सुधा एकदम भीतर तक सुलग गई सुनकर। अगर उसे अपनी जवानी ऐसे ही लुटानी थी तो मेरे संग रहने लगती। मैं क्या बुरा था, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, उसकी तुलना में कम उम्र और जवान भी हूँ। कितना मुश्किल होता है कभी कभी रौनक को सहना। सुधा जैसे किसी पैने हथियार की धार से कतर दी गई हो। मन तो हुआ कटती नजरों में रौनक को देखे और कोई तीखी बात कह डाले, पर कह नहीं सकी। हाँ, एक रहस्य जरूर उस दिन उसके हाथ लग गया। पुरुष को रूप की प्यास हमेशा रहती है, वह सौंदर्य प्रेमी होता ही है। किसी वजह से वह साधारण स्त्री से विवाह भले कर ले, पर मन में किसी रूपवती स्त्री को प्यार करने पाने की भूख हमेशा बनी रहती है। पर यह भूख तो औरत में भी रहती होगी, पर उसके भीतर नहीं है, क्योंकि रौनक उसकी तुलना में कहीं ज्यादा सुंदर है। अगर वह नेहा की भांति रूपवती होती और रौनक काले कलूटे मोटे भद्दे, तो वह भी अपने आप को असुविधाजनक स्थिति में महसूस करती। सुंदर युवक के प्रति अपने भीतर भी एक सतत प्यास, एक सतत आकर्षण अनुभव करती। पर कई तरह समझाया अपने मन को, पर समझ नहीं सकी। नेहा के प्रति रौनक की सहानुभूति उसे अखर गई थी। बमुश्किल 2 साल गुजरे होंगे। नेहा एक बच्चे की माँ बन गई। बहुत बड़ा आयोजन किया नेहा के पति शैलेंद्र ने।
रौनक और सुधा को भी आग्रह करके बुलाया तो वे लोग भी गए। उसका वैभव देखकर चकित रह गई सुधा। वाकई बॉस बहुत बड़े व्यक्ति थे। सुधा और रौनक का बहुत आदर सत्कार किया उन लोगों ने, बल्कि शैलेंद्र ने रौनक को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर तक दे दिया। कह दिया मार्केटिंग की नौकरी रौनक जब चाहे उनके यहाँ स्वीकार कर लें, उन्हें खुशी होगी। वे लोग वापस अपने घर पहुंचे ही थे कि नेहा का फोन आया। सुधा, रौनक को तुरंत भेजो, शैलेंद्र को हार्ट अटैक आया हुआ है, कोमा में है। मैं एकदम नर्वस हो रही हूँ, समझ नहीं पा रही क्या करूं और कैसे करूं। सुनकर सुधा भी हड़बड़ा गई, पर उसे कहीं सुकून सा भी महसूस हुआ। बहुत इटला रही थी अपने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बीवी बनकर। अब रो अपने कर्मों को। रौनक कहीं टूर पर निकलने की योजना बना रहे थे। सुनकर तुरंत गंभीर हो गए। हमें चलना चाहिए, तुम अकेले ही चले जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत होगी। ऐसे कठिन समय पर ही अपना व्यक्ति याद आता है। सुधा ने कहा, वैसे भी यहाँ क्वार्टर को बहुत दिन अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई ऐंठ सी थी सुधा के मन में, जिस कारण का आना टाल गई। रौनक का वहां से 3 दिन बाद फोन आया। शैलेंद्र जी की हालत अभी तक वैसी ही है, कोमा में है, होश नहीं आया है, इसीलिए अभी और रुकना पड़ेगा। सुधा यूं तो अकेली रहने की आदी थी, अक्सर रौनक टूर पर रहते थे, पर पता नहीं क्यों इस बार उसे अकेलापन बेहद अखरा। भीतर हमेशा एक बेचैनी सी अनुभव होती रहती उसे। अखबार अक्सर वह कम ही देखती थी, पर इधर वह एक एक खबर गौर से पढ़कर अपना खाली वक्त गुजारती। अपने शहर और अपनी कॉलोनी की इस झील पर एक लंबी चौड़ी खबर पढ़कर वह चकित हो गई। खबर का शीर्षक था, शहर की मरती हुई झील। गौर से पढ़ा उसने और फिर चौंकी, बालकनी में आकर खड़ी हुई। वाकई उसने इस बात पर यहाँ आने के बाद ध्यान ही नहीं दिया। वह जब यहाँ आई थी तो उसमें कुमुद खिलते थे। बाद में उसमें कुछ लोग सिंघाड़े की बेल फैलाकर सिंघाड़े उगाने लगे थे। रोज शहर का कचरा दूसरे किनारे पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भर भर कर लाया जाता और उसमें उड़ेला जाता। वह कचरा सड़ता, उधर से आने वाली हवा में एक अजीब दुर्गंध हुआ करती। फिर न जाने क्यों उस झील में खरपतवार और जलकुंभी भर गईं। पानी दिखना बंद हो गया। बाद में बिल्डरों की नजरें उस झील पर पड़ गई और वहां एक नई कॉलोनी बनाने की योजना बनने लगी। सुंदर झील सुधा की पहली बार बेहद उजड़ी हुई, बर्बाद और बेनूर लगी, जैसे अपनी दुर्दिनों पर आंसू बहा रही हो, एक औरत की तरह जिसका सब कुछ उजड़ जाता है। रात को 11 बजे रौनक का फोन आया। बुरी खबर है सुधा, शैलेंद्र की मृत्यु हो गई। गहरा धक्का लगा सुधा को। वह नेहा से नफरत तो करती थी, पर उसका इतना बुरा नहीं चाहती थी। अब क्या होगा, सोचती हुई सिसकती रही देर रात तक। दूसरे दिन रात को फिर फोन आया, तैयार रहना, यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। नेहा एकदम अकेली पड़ गई है। उसका घर शैलेंद्र के परिवार वालों, पूर्व पत्नी व उनके बच्चों से भर गया है। सब उसे तरह तरह से ताने दे रहे हैं। सब कुछ संभालना कठिन हो रहा है। नेहा को तुम आकर संभालो कुछ दिन, मैं कानूनी पहलू देखने में उलझा हूँ। सुधा मम्मी पापा के साथ ही पहुँच गई नेहा के घर। वह बुरी तरह टूट गई थी, एकदम गुमसुम हो गई थी। उसे न अपना होश था न बच्चे का। ऊपर से शैलेंद्र की कंपनी और उनके बैंक की जमा पूंजी पर कब्जा करने की उनकी पूर्व पत्नी व उसके परिवार वालों की कोशिशें। घर जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो। हर वक्त षड्यंत्र और संघर्ष की स्थिति। रौनक के साथ सुधा के पिता भी भाग दौड़ करने लगे। नेहा की जिंदगी का सवाल था। शैलेंद्र उसके नाम भी कुछ न कर गए थे, न कोई पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दे पाए थे। बस नेहा 4 डायरेक्टरों में से एक थी, इसीलिए अकेले कोई निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं थी। बैंक के कुछ खाते नेहा जरूर अपने दस्तखतों से चलाती थी, पर उनमें भी कोई खास पूंजी नहीं थी। जिन खातों में अधिक धन था उन्हें स्वयं शैलेंद्र चलाते थे। उनमें नेहा को नॉमिनी भी नहीं कर रखा था। नॉमिनी थी उसकी पूर्व पत्नी, और इस बात पर शायद शैलेंद्र ने जीते जी कभी ध्यान नहीं दिया था। रौनक ने सुधा से कहा, नेहा को यहाँ से ले चलना पड़ेगा, उसका यहाँ कुछ खास नहीं रह गया है। पत्नी और उसके घर वाले शैलेंद्र की कंपनी और उसके बैंक के खातों पर कानूनी हक जमा लेंगे और नेहा देखती रह जाएगी। ना उसे कुछ मिलेगा न उसके बच्चे को। नेहा का दुख सुधा को भी उस वक्त बेहद परेशान कर रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। कानूनी दांव पेचों से वह वाकिफ नहीं थी। 2 डायरेक्टरों ने नेहा का साथ दिया और एक अलग कंपनी खोलने का प्रस्ताव रखा। नेहा ने सिर्फ सिर हिला दिया और अपनी स्वीकृति दी। रौनक उसमें कुछ धन लगाने को राजी हो गए। उत्पादों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी रौनक ने अपने हाथ में ले ली। सुधा वापस लौट आई। सुधा लौट जरूर आई, पर जिस तरह रौनक नेहा की सहायता कर रहे थे, उसका और उसके बच्चे का जिस तरह ख्याल रख रहे थे, जिस तरह उनके लिए चिंतित थे, उससे सुधा का माथा ठनक गया था।
कहीं वह स्वयं ही इस झील की तरह न उजड़ जाए, कहीं उसके सर्वस्व पर नेहा ही कब्जा न कर ले। कहीं रौनक ने नेहा के व्यवसाय में इसीलिए तो धन नहीं लगाया कि नेहा को हासिल कर सके। नेहा सुधा के मन में फांस की तरह गड़ने लगी। रौनक उसके पास आते जाते रहेंगे, काम का बहाना रहेगा। पैसा उसकी कंपनी में लगा दिया है, इसीलिए वह इनकार भी नहीं कर सकती। अगर कहीं नेहा ने ही रौनक को पाने की कोशिश की तो, सहानुभूति कहीं प्रेमानुभूति में बदल गई तो, शैलेंद्र को हार्ट अटैक हुआ तो नेहा ने किसी और को मदद के लिए नहीं बुलाया, रौनक को ही क्यों बुलाया? क्योंकि वह रौनक पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि रौनक उसे अपने लगे थे, अपने लिए सच्ची सहानुभूति रखने वाले, अपने सुख दुख में सच्चा साथ देने वाले सहयोगी साथी। कहीं यह सहयोग साथ स्थायी न हो जाए और वह इस झील की बेनूर और कचरे की खत्ती न बनकर रह जाए, जिसमें जलकुंभी और खरपतवार भर दिए जाएं। जितना सोचती उतनी ही परेशान होती जाती सुधा। सुधा को लगा वह फिर कहीं पराजित हो रही है नेहा से, फिर पहले की तरह हार रही है और नेहा हार कर भी फिर उससे जीतने जा रही है। क्या करे सुधा? बेचैन, हड़बड़ाई, परेशान, विक्षिप्त सी सुधा बार बार कमरे में आती और कमरे से बाहर निकल बालकनी में आ खड़ी होती, लेकिन सामने की उछड़ी मरती झील देखकर वह सहम जाती और घबरा कर फिर भीतर कमरे में लौट जाती। वह करे तो क्या करे, कुछ समझ ही न पाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।